नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अपन पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान में हमारा एक मुख्य अंग है सरकार। सरकार के 3 अंग हमने पढ़े हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। सरकार के 3 अंगों में सबसे पहले होती है विधायिका। विधायिका, ये जो विधायिका होती है, इस विधायिका का ही दूसरा नाम है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के बाद हमारा जो दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका। और कार्यपालिका के बाद हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका। समझने की बात यह है कि जो ये व्यवस्थापिका होती है यानी विधायिका जो होती है, इसका मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कानून और नीतियों का क्या करना? निर्माण करना। कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो व्यवस्थापिका है। और हमारे देश की जो व्यवस्थापिका है उसको हम पढ़ चुके हैं। हमारे देश की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। हमारे देश की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद, जो कानूनों का क्या करती है? निर्माण करती है। संसद के 2 सदन आपने पढ़े हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक सदन तो है राज्यसभा और एक सदन है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा के साथ एक संसद का महत्वपूर्ण अंग है जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है या नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति हमारे देश का वो पद, सर्वोच्च पद है जो कभी भी रिक्त नहीं होता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता है। कार्यपालिका की अगर बात करें तो हमारे देश की कार्यपालिका का हेड ऑफ होता है कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का जो मुखिया है, कार्यपालिका का मुखिया जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास हमारे संविधान ने अधिकार दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार। राष्ट्रपति का पद तो हमारे संविधान के अनुच्छेद कितने में है? 52 में है। लेकिन राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति जो दे रखी है वो कार्यपालिका शक्ति कितने के तहत दे रखी है? अनुच्छेद 53 के तहत। कि देश का जो भी कार्य होगा वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। और राष्ट्रपति अपने विभिन्न अधीनस्थों के माध्यम से अपने इस कार्यपालिका का सही ढंग से निर्वहन करने का प्रयास करता है। कार्यपालिका जो ये नियम बनाए गए हैं उन नियमों का क्या करती है? क्रियान्वयन करती है, यानी इनका पालन करती है। अब बात यह है कि हमारे देश की जो संसद है, हमारे देश की जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं वो कानून सही है या नहीं है। यानी नंबर 1, कानूनों की क्या करती है? समीक्षा। कानूनों की क्या करती है? समीक्षा करने का कार्य करती है। कौन करती है? न्यायपालिका। और कार्यपालिका के द्वारा जो किए गए कार्य है, क्रियान्वयन है,
तो उस क्रियान्वयन की भी क्या करती है? समीक्षा। क्रियान्वयन की क्या करती है? समीक्षा। कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा भी करती है और व्यवस्थापिका के कार्यों की भी समीक्षा करती है कौन? न्यायपालिका। और हमारे देश में जो विवाद है, किसी भी तरीके का अगर विवाद है तो उस विवादों का निपटारा भी करती है कौन? करती है न्यायपालिका। विवादों का निपटारा करने का काम भी कौन करती है? न्यायपालिका करती है। समझने की बात यह है कि ये विवाद कैसे हो सकते हैं? नागरिक नागरिक के बीच में हो सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक आदमी के बीच में हो सकते हैं। नागरिक वर्सेज नागरिक भी विवाद हो सकता है। नागरिक वर्सेज सरकार के बीच में भी विवाद हो सकता है। नागरिक वर्सेज सरकार के बीच में भी विवाद हो सकता है। नागरिक वर्सेज अब नागरिक का नागरिक से भी हो सकता है और गैर नागरिक से भी हो सकता है, यानी कोई विदेशी व्यक्ति है उसके साथ भी कोई विवाद हो सकता है। इसके अलावा राज्य, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ भी क्या हो सकता है? विवाद हो सकता है। राज्य का केंद्र के साथ भी विवाद हो सकता है, यानी केंद्र राज्यों के बीच विवाद, राज्य राज्यों के बीच विवाद, नागरिक गैर नागरिक के बीच विवाद, नागरिक और सरकार के बीच विवाद, नागरिक और नागरिक के बीच में विवाद, यानी किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा करने का काम अगर करती है, इनको समस्या को हल करने का अगर काम करती है तो वो कौन करती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका समीक्षा को क्या करती है? हल करती है। विवादों का क्या करती है? निपटारा। हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति जैसा पद है, उपराष्ट्रपति जैसा पद है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव। तो चुनाव संबंधी जो विवाद होता है, चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसका निपटारा भी कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। चुनाव संबंधी विवाद, इसका निपटारा भी न्यायपालिका करेगी। समझने की बात यह है कि आखिरकार न्यायपालिका करती क्या है? न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है, लेकिन वास्तविक रूप से वो न्याय नैतिक हो ये जरूरी नहीं है। न्यायपालिका न्याय करती या नहीं करती, लेकिन मेरे अनुसार न्यायपालिका क्या करती है? निर्णय करती है। न्यायपालिका क्या करती है? निर्णय करती है। और निर्णय क्या करती है कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वो हमारे संविधान के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई कार्य संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है तो उसे गैर संवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। और गैर संवैधानिक जो कार्य है उसको रोकने का कार्य भी किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर आप इतना सा कह सकते हैं कि संविधान की समीक्षा, संविधान की व्याख्या, संविधान की क्या व्याख्या करने का अधिकार है तो वो किसके पास है? न्यायपालिका के पास। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है कि संविधान में लिखा गया जो नियम या कानून है उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो उस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर देती है कौन? न्यायपालिका। और जब विवादों का निपटारा करती है तो दोषी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार भी किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। दोषी व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, दोषी व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, दोषी व्यक्ति या संस्था को क्या दंड देने का प्रावधान
ये भी कौन करती है? न्यायपालिका करती है। और दंड जो देगी उसकी पालना करवाने का भी कार्य किसका है? न्यायपालिका का। लेकिन न्यायपालिका हमारी सरकार का एक अभिन्न अंग है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है उससे न्यायपालिका प्रत्यक्ष होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय श्रेष्ठ कब होगा? न्याय श्रेष्ठ कब होगा? जब न्याय करने वाला व्यक्ति जो है, न्याय करने वाला व्यक्ति यानी न्यायपालिका के जो भी व्यक्ति हैं, वो न्यायपालिका के व्यक्ति किसी प्रकार के कोई दबाव में न हो, न्यायपालिका दबाव में न हो। यह हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है। कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। बिना किसी दबाव में स्वतंत्र रूप से न्याय करती है, चाहे वो देश का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे देश का कितना भी छोटा व्यक्ति हो। न्याय स्वतंत्र करती है। और कैसे करती है? निष्पक्ष करती है। हमारे देश की न्यायपालिका की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वतंत्र और कैसा न्याय है? निष्पक्ष न्याय है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय करने का कार्य कौन करती है? हमारी न्यायपालिका करती है। बात समझ में आई? आगे चर्चा करते हैं अपन। देखो कि आप दिन प्रतिदिन अखबार तो देखते ही होंगे। अखबार में विविध तरह के विवाद और उन विवादों का हर दिन न्यायपालिका कैसे निपटारा करती है, इसकी चर्चा होती है कि न्यायपालिका हर दिन किसी न किसी वाद को लेकर, प्रतिवाद को लेकर अखबारों में चर्चा में रहती है। तो अपन आगे पढ़ते हैं कि अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। किसका शासन? कानून का शासन। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। यह हमने पढ़ा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक क्या है? न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है कि क्योंकि वह क्या है? स्वतंत्र है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वह अपना निष्पक्ष निर्णय नहीं सुना सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इन प्रश्नों का जवाब पढ़ेंगे अभी अपने इस अध्याय में। तो न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका क्या करती है? तो अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर क्या सुनाती है? फैसला सुनाती है। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई करनी चाहिए कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच यानी 2 या 2 से राज्यों के बीच नदियों के पानी को लेकर हर दिन किसी न किसी तरह से विवाद रहता है। तो नदियों के पानी के बीच पानी के बंटवारे पर क्या दे सकती है? फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को क्या भी दे सकती है? सजा भी दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को इस तरह हम बांट सकते हैं। सबसे पहले न्यायपालिका विवादों का क्या करती है? निपटारा, जिसमें न्यायिक व्यवस्था क्या करती है? नागरिकों के बीच, नागरिक व सरकार के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच व राज्य और केंद्र सरकारों के बीच
किसी प्रकार का विवाद होने पर विवादों का हल करने की क्रियाविधि कौन बताती है? न्यायपालिका बताती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य न्यायपालिका का है क्या करना? न्यायिक समीक्षा। कि संविधान की व्याख्या करने का अगर अधिकार है तो मुख्य रूप से वो किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आपको एक शब्द आया है इसमें, संविधान का मूलभूत ढांचा। संविधान का मूलभूत ढांचा जो शब्द है, इस संविधान का मूलभूत ढांचा सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका या भारत को सामने, भारतीय नागरिकों के सामने अगर यह शब्द आया तो सबसे पहले आया था 24 अप्रैल 1973 के दिन कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक विवाद था। इस विवाद में सबसे पहले संविधान का ढांचा, संविधान की मूलभूत संरचना, संविधान का आधारभूत ढांचा शब्द का प्रयोग किया गया कि संविधान में आप विभिन्न तरह के परिवर्तन करते हैं, विभिन्न तरह के बदलाव करते हैं, लेकिन उन बदलावों को करते समय आपको ये याद रखना होगा कि संविधान का मूलभूत ढांचा किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित होता है तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो कोई भी कानून अगर संसद बनाए तो यह ध्यान रखे कि संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और न्यायपालिका किसी कानून को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका कानून ही नहीं, संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किए गए हो उनको भी रद्द कर सकती है। एक मामला था वर्ष 2014-15 में कि वर्ष 2014 में ये जो न्यायाधीशों की खुद की नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति करने के लिए एक आयोग, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग होता है, उस आयोग को हटाकर और हमारी संसद के द्वारा एक नया आयोग बना दिया गया, न्यायिक नियुक्ति आयोग। कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग जब बनाया गया तो वह हमारे देश के संविधान, हमारे देश की न्याय, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसके अनुकूल नहीं था। हमारे देश की इस व्यवस्था के तहत न्यायपालिका ने समीक्षा की और पाया कि इससे न्यायपालिका के जो दो मूलभूत उद्देश्य हैं, स्वतंत्र न्याय और निष्पक्ष न्याय, इन दोनों ही कार्यों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो न्यायपालिका ने जो संसद के द्वारा 99वां संविधान संशोधन किया था, उस 99वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आज तक का एकमात्र संविधान संशोधन है 99वां संविधान संशोधन, जो हमारी संसद के द्वारा क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है। आपने कक्षा 7 की किताब में हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो एक क्या था? खेतीहर। खेतीहर का मतलब खेत में काम करने वाला। तो वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का क्या है? मौलिक अधिकार है। जीवन जीने के मौलिक अधिकार के तहत, और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण
हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका क्या दे, मुआवजा दे। यानी जीवन जीने के अधिकार में आपको शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन और सभी तरीके से स्वस्थ रहने का अधिकार, खुशीपूर्ण जीवन जीने का आपको अधिकार है। आपको विदेश यात्रा का भी अधिकार है, घूमने का भी अधिकार है, शुद्ध ऑक्सीजन का भी अधिकार है, स्वतंत्र वातावरण में, शुद्ध वातावरण में पढ़ने का भी अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 21 बहुत ही व्यापक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सरकार को यह आदेश दिया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये मामला था पश्चिम बंगाल सरकार का। अपन देखते हैं कि अपनी जो न्यायपालिका है, देश की एकीकृत न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जिस दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, जिस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति ने शपथ ली और उसी दिन इसकी स्थापना हुई, लेकिन तारीख 26 जनवरी 1950 है और उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1937 से 1949 तक रहा था, उसकी बात यह है, न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। इसे 1958 में वर्तमान में इस इमारत में क्या कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका के क्या मायने हैं और भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। इसी वार्ता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना।